Hello, dear friends. I'm Sahil Roy, and I welcome you to my YouTube channel, AU Commerce Scholar. Today's topic is Objectives of Research. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे शोध के उद्देश्य क्या होते हैं। हम समझेंगे कि रिसर्च के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च। जो सबसे पहली बात कही गई है वो ये कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च इज टू फाइंड आंसर्स to the questions by applying scientific procedures। ठीक है, सबसे पहली बात ये कही गई है कि जो उद्देश्य होता है ना रिसर्च का, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च मतलब शोध के उद्देश्य, वो ये होता है कि जो भी साइंटिफिक प्रोसीजर्स होता है, जिसे हम कहते हैं वैज्ञानिक प्रक्रियाएं, तो साइंटिफिक प्रोसीजर्स को अप्लाई करके रिसर्च के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसके आंसर्स को ढूंढना रिसर्च का ऑब्जेक्टिव होता है। वापस रिपीट करते हैं, साइंटिफिक प्रोसीजर्स अप्लाई करके मतलब वैज्ञानिक प्रक्रियाओं को अपना करके रिसर्च के मतलब शोध के जो सवाल होते हैं उसके जवाब को ढूंढना रिसर्च का ऑब्जेक्टिव होता है, शोध के उद्देश्य होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन अदर वर्ड्स, द मेन एम ऑफ रिसर्च इज टू फाइंड आउट द ट्रुथ विच इज हिडन and has not yet been discovered। ठीक है, दूसरे शब्दों में जो मेन एम है, मेन एम का मतलब जो मेन लक्ष्य है रिसर्च का, वो ये होता है टू फाइंड आउट द ट्रुथ। हमें ट्रुथ पता लगाना है, मतलब सच्चाई की खोज करनी है, विच इज हिडन एंड हैज नॉट येट बिन डिस्कवर्ड, जो कहीं ना कहीं छुपा है और जो अब तक पता नहीं चल पाया है, जो अब तक पता नहीं लग पाया है। ठीक है, तो रिसर्च में हम क्या करते हैं कि हम ऐसी चीजों को, ऐसे तथ्यों को खोजते हैं ना जिसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। तो रिसर्च कर करके हमें नई नई बातें पता चलती हैं। जैसे अगर आप समय पे भोजन नहीं करेंगे, अगर आप समय पे खाना नहीं खाएंगे तो आप पतले नहीं होंगे, उल्टा बीमार पड़ जाएंगे। ये बात कैसे पता चली? ये रिसर्च से पता चली। अगर आप सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे तो आपको डायबिटीज होने की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ये बात कैसे पता चली? ये बात रिसर्च से पता चली। अगर आप समय पे खाना नहीं खाएंगे, एक टाइम स्केड्यूल पे खाना नहीं खाएंगे, तो आप ओबेसिटी के शिकार हो सकते हैं और ढेर सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो ये बात कैसे पता चली? ये सारी की सारी बातें रिसर्च करके पता चली। जो बातें पता नहीं थी, रिसर्च की गई और ये सारी की सारी बातें पता चली। दिन में 6 बार थोड़ा थोड़ा खाना खाना चाहिए और कभी भी पेट भर के खाना नहीं खाना चाहिए। ठीक है, बस जितनी भूख लगे उतना खाना खाना चाहिए। तो ये बात कैसे पता चली? ये बात रिसर्च करके पता चली। तो ये सारे हिडन ट्रुथ्स थे। ठीक है, तो ये ज्यादा बिस्किट खाने से फैटी लीवर हो जाता है, ये बात कैसे पता चली? ये भी रिसर्च से पता चली। और इसको ठीक करने के लिए आपको सिट्रस फ्रूट मतलब विटामिन सी वाले फ्रूट्स खाने हैं और ये सारी चीजें छोड़ देनी है। इवन फ्रूटी पीने से फैटी लिवर हो जाता है, कोल्ड ड्रिंक पीने से फैटी लिवर हो जाता है। तो ये जो सारी जानकारी है ना, ये सारी की सारी रिसर्च है। ठीक है, तो ये सारी बातें पता कैसे चलती है? रिसर्च के बाद पता चलती है और हमें पता चलता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो चीजें हिडन थी अब वो डिस्कवर हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये रिसर्च का मेन लक्ष्य है, मेन काम है। आगे कहा जा रहा है कि ऑल्दो एवरी रिसर्च स्टडी हैज इट्स ओन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स मे बी ब्रॉडली ग्रुप्ड एज फॉलोज। हर एक रिसर्च की खुद की एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होती है। मैंने भी जब रिसर्च की तो रिसर्च में कुछ 4-5 या 3-4 बेसिकली रिसर्च की कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे हमें पूरी रिसर्च में रिसर्च करके फुलफिल करना होता है। ठीक है, तो हर एक रिसर्च स्टडी की खुद की कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स में भी ब्रॉडली ग्रुप्ड एज फॉलोज। तो जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कुछ इस प्रकार हैं, जिसमें सबसे पहली बात कही गई है टू गेन फेमिलियरिटी विथ न्यू इनसाइट्स इनटू अ फिनोमेना दैट इज फॉर्मुलेटिव रिसर्च स्टडीज। देखिए, फॉर्मुलेटिव रिसर्च स्टडी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि आने वाले टाइम में फॉर्मुलेटिव, डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, हाइपोथेसिस टेस्ट, ये सारी की सारी चीजों के ऊपर आपको डिटेल वीडियो मिलेगा। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए अभी बता दूं फॉर्मुलेटिव रिसर्च स्टडी होती क्या है। फॉर्मुलेटिंग अ प्रॉब्लम, फॉर्मुलेटिव रिसर्च स्टडी में बेसिकली क्या होता है कि हम एक रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करते हैं, फॉर्मुलेटिंग प्रॉब्लम फॉर मोर प्रिसाइज इन्वेस्टिगेशन, और जिसका मेजर एम्फेसिस होता है डिस्कवरी ऑफ आइडिया एंड इनसाइट।
ठीक है, कोई नई आइडिया को डिस्कवर करना या कोई नई इंसाइट को डिस्कवर करना मेन लक्ष्य होता है फॉर्मुलेटिव रिसर्च स्टडी का। तो इन्होंने कहा टू गेन फेमिलियरिटी विथ न्यू इंसाइट्स इनटू अ फिनोमेना, किसी भी फिनोमेना की नई इंसाइट्स में फेमिलियरिटी करना। फेमिलियरिटी का मतलब होता है मेल जोल करना या सुपरिचय करना। ठीक है, तो किसी भी नए फिनोमेना के इंसाइट्स से परिचित होना और उसके बाद कोई नई चीज डिस्कवर कर, ठीक है, नई नई आइडियाज डिस्कवर करना, नए इंसाइट्स डिस्कवर करना पहला ऑब्जेक्टिव हो गया। आगे कहा जा रहा है दूसरे ऑब्जेक्टिव में, टू एक्यूरेटली पोर्ट्रे द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, ग्रुप और अ सिचुएशन, दिस इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च स्टडी। ठीक है, देखिए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च स्टडी के बारे में भी 4 लाइन में आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च स्टडी किसे कहते हैं। कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च स्टडीज डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन or phenomena being studied. ठीक है, it does not answer how, why, when the characteristics occurred. जो प्राइमरी फोकस होता है वो डेमोग्राफिक सेगमेंट के ऊपर है विदाउट फोकसिंग ऑन वाई। मतलब समझिएगा, डिस्क्रिप्टिव जो स्टडी होती है वो डेमोग्राफिक की स्टडी करती है। डेमोग्राफिक समझते हैं ना, क्या पॉपुलेशन है हमारा, उसमें क्या सैंपल साइज है, उसमें कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं। अब मेल और फीमेल का एज ग्रुप क्या है, उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो ये सारी चीजें, ये इन सबको हम डेमोग्राफिक कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में डेमोग्राफिक के कैरेक्टरिस्टिक्स की पढ़ाई की जाती है, स्टडी किया जाता है कि 30 या 40 की एज के बाद के जो अडल्ट होते हैं, जो जिनकी उम्र 30 या 40 प्लस हो जाती है, वो लोग मैगी कम खाते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स सामने आई। इसका रीजन नहीं बता रही कि रीजन क्या है, लेकिन ये एक स्टडी बता रही है कि जिनकी एज 50 प्लस हो जाती है, 50 साल के ऊपर के हो जाते हैं, वो मैगी खाना पसंद नहीं करते, वो ज्यादा मीठी चीजें खाना पसंद नहीं करते। या जिनको शुगर हो जाती है, मतलब डायबिटीज हो जाती है, वो मीठा खाना बहुत पसंद करते हैं, उनको मीठा ही मीठा खाना और उनको भूख भी बहुत लगती है। ठीक है, तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जा रही है, इसके पीछे का रीजन नहीं बताते डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में। ठीक है, रीजन नहीं बताया जाता, लेकिन एक डेमोग्राफिक लिया जाता है बच्चों के बारे में, एज ग्रुप के बेसिस के ऊपर, जेंडर के बेसिस के ऊपर उनकी कोई कैरेक्टरिस्टिक्स बताई जाती है। तो वो हो गया हमारा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च स्टडीज। यहाँ पे कहा जा रहा है टू एक्यूरेटली पोर्ट्रे द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के कैरेक्टरिस्टिक्स। यही मैंने आपको बताया कि डिस्क्रिप्टिव स्टडी में हम डेमोग्राफिक की कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं, लेकिन रीजन नहीं बताते कि क्यों हुआ ऐसा, क्या था इसके होने के पीछे। ठीक है, किसी ग्रुप को स्टडी करते हैं या किसी सिचुएशन को स्टडी करते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट कह रहे हैं टू एनालाइज द फ्रीक्वेंसी विथ विच समथिंग ऑकर्स। हम ये भी पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कोई चीज होती है तो कितने टाइम पीरियड में होती है। ठीक है, मतलब ये हम स्टडी करते हैं, इसमें बोला जा रहा है दैट इज डायग्नोस्टिक रिसर्च स्टडीज। इसे हम क्या कंसीडर करते हैं, इसे हम बोलते हैं डायग्नोस्टिक रिसर्च स्टडी। डायग्नोस्टिक रिसर्च स्टडी क्या होती है, it is to determine the frequency with which something occurs or its association with something else। ठीक है, डायग्नोस्टिक स्टडी हमें बताता है कि कोई भी चीज होती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, किस फ्रीक्वेंसी में वो ऑकर कर रही है और क्या रीजन है, ये भी चीज हमें पता चल जाता है डायग्नोस्टिक रिसर्च स्टडी में। तो यही चीज बोला है थर्ड पॉइंट में, टू एनालाइज द फ्रीक्वेंसी विद व्हिच समथिंग ऑकर्स। ये चीजें हम स्टडी करते हैं कि क्या हो रहा है, किस बेसिस पे हो रहा है, क्या फ्रीक्वेंसी है, कितने टाइम बाद वो वापस रिपीट होने वाला है। ये सारी की सारी चीजें हमें डायग्नोस्टिक रिसर्च स्टडी में पता चल जाती है। अगला कहा जा रहा है, लास्ट जो चौथा हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये बता रहा है टू एग्जामिन द हाइपोथेसिस ऑफ कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, दैट इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च स्टडीज। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च स्टडीज बेसिकली इसको हम कहते हैं जनरली नोन एज एक्सपेरिमेंटल स्टडीज। तो जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च स्टडीज होती है ना, जहाँ पे हाइपोथेसिस पुट अप किया जाता है, वो एक हिसाब से एक्सपेरिमेंटल स्टडीज होती हैं। और इसमें क्या होता है कि हम हाइपोथेसिस लेके आते हैं, उसे एग्जामिन करते हैं और दो अलग अलग वेरिएबल्स के बीच में उनका रिलेशनशिप देखते हैं। ठीक है, हाइपोथेसिस में आपको मालूम होगा एक हाइपोथेसिस, एक नल हाइपोथेसिस होता है, दो तरीके के हाइपोथेसिस होते हैं, एक होगा तो दूसरा नहीं होगा। ठीक है, हाइपोथेसिस के ऊपर भी हम आने वाले समय में वीडियोस बनाएंगे और उसको डिटेल में समझेंगे। लेकिन यहाँ पे जो चौथा पॉइंट कहा जा रहा है टू एग्जामिन द हाइपोथेसिस ऑफ अ कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स,
दो वेरिएबल्स के बीच में जो कॉजल रिलेशनशिप है उसको एग्जामिन करने के लिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च स्टडीज की जाती है, जिसे एक्सपेरिमेंटल स्टडीज भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली ये 4 ऑब्जेक्टिव्स थे जो किसी भी रिसर्च में होते हैं, और इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए रिसर्च किया जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गुड लक, हैव अ गुड डे।